dear students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा और बहुत बेहतर कर सकें. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्यारे बच्चों प्लाज्मा के बारे में. किसके बारे में पढ़ा था? प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था. प्लाज्मा में क्या क्या कॉम्पोनेंट होता है? प्लाज्मा में वी हैव सो मेनी टाइप ऑफ प्रोटीन्स, वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, bicarbonate. We have glucose, we have lipids, we have ions, we have so many things in the plasma, and total amount of blood, in the total amount of blood around 55% is of the plasma. ये पूरा पढ़ लिया था हम लोगों ने. कोई confusion, कोई doubt नहीं होगा. मैं ये सोच रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ, तुम्हें सोचने का नहीं है तो बता देना मुझे, मैं बताऊंगी डाउट होगा तो. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट? पहले तो ये समझिए. लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब को देखा था. ठीक है. चलिए, टेस्ट ट्यूब को जब हमने देखा तो नीचे आपको कोई चीज सेटल दिख रही है, कोई चीज कम दिख रहा है, कोई चीज फॉर्म्ड दिख रही है. ऐसा लग रहा है कि कोई चीज सेटल हो गई है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट. जो चीज कुछ बनाए. ठीक है. प्लाज्मा इज द लिक्विड. लिक्विड कुछ नहीं बना रहा है, उधर से उधर इधर से बह रहा है. तो जो चीज फॉर्म्ड हो जाती है, जो चीज नीचे सेटल हो जाती है, इट इज कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट. ठीक है. फॉर्म्ड एलिमेंट में जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, तो क्या है? दीज क्यूटीज, ये हैं आरबीसीज, और ये है प्लाज्मा जो कि लिक्विड है, इसका कुछ टेंशन नहीं है. ये है प्लेटलेट्स. ठीक है. एक्चुअली इट इज नॉट प्लाज्मा बच्चों, इट इज द WBC. ठीक. इट इज द WBC. ठीक. सो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या होते हैं? एक होती है रेड ब्लड सेल, एक होती है व्हाइट ब्लड सेल, और एक होते हैं प्लेटलेट्स. सो दीज आर द एनिमेशन जो कि हमको ये बता रहे हैं कि अगर डिस्क शेप की है, एक इधर देख रही, उधर देख रही, इधर देख रही, इजंट इट सो प्रिटी आईज ऑफ द आरबीसी. ठीक है. तो जो डिस्क शेप का है वो क्या है? आरबीसी. जो कि ऐसा फॉर्म्ड ब्रांच निकली हुई है, कोई शेप वेप समझ में नहीं आ रहा, वो है प्लेटलेट. और जिसका कोई शेप नहीं है, इट इज अमीबॉइड लग रही है, इट इज कॉल्ड एज WBC. सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स इंक्लूड द erythrocyte which is the RBC, leukocyte which is the WBC, and thrombocyte which is the platelets. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था. Now next thing, इंडिविजुअली हम एक एक सेल के बारे में अब बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे इरिथ्रोसाइट के बारे में. किसके बारे में बात करेंगे? इरिथ्रोसाइट के बारे में बात करेंगे. इरिथ्रोसाइट को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल. क्या कहते हैं हम? रेड ब्लड सेल कहते हैं. इट इज द मोस्ट अबंडेंट सेल. आपको मैंने बताया ही था कि लेस देन 1% होती है आपकी WBC और आपकी प्लेटलेट्स. बाकी पूरा परसेंटेज किसका बना होता है? बाकी पूरा परसेंटेज बना हुआ है RBC का. इट इज द मोस्ट अबंडेंट. पूरे ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा यही होती हैं. अच्छा, जब कभी whenever I was in college, ठीक है, तो क्या करते थे कि हम लोगों को क्या करते थे कि आप गिनो कितना RBC है. तो हम क्या करते थे कि एक ड्रॉप ब्लड स्लाइड में डाल देते थे. ठीक. एक ड्रॉप ब्लड स्लाइड में डाल देते थे, उसको फैला देते थे, उसके बाद ड्राई कर लेते थे उसको. ठीक है. अब क्या होता था? उसके बाद हम क्या करते थे, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, एक्चुअली एक इरिथ्रोसाइटोमीटर एक मशीन होती है. ठीक है. उस पर क्या करते हैं कि एक ऐसा स्लाइड जैसा रहता है, गोल जैसा, एकदम इतना बड़ा रहता है वो. उसके ऊपर एक ड्रॉप ब्लड डाल लेते हैं, उसके बाद उसको फैला देते हैं. ठीक है. उसके बाद एक स्क्वायर शेप का, इस टाइप का, देखिएगा कैसे काउंट करते हैं. इस टाइप के ऐसे कंपार्टमेंट लाइक स्केल रहती है. उस स्केल को उस फैलाए हुए बूंद के ऊपर रख देते हैं. उसके बाद माइक्रोस्कोप से देखते हैं पर ब्लॉक में कितने RBCs आ रहे हैं. उससे हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना बॉडी में कितना ब्लड होगा. ठीक है. ये समझ में आया? तो हम ये मान रहे हैं कि पर mm3, पर मिलीमीटर क्यूब एरिया पे वी हैव 5 मिलियन to 5.5 मिलियन RBCs इन द ब्लड. इसी तरीके से काउंट किया जाता है. अगर आप ये सोचते हैं कि पूरा ब्लड काउंट करते जाएंगे RBCs को हम हर पूरे 5 लीटर ब्लड में, तो इट इज इम्पॉसिबल बच्चों, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो वी नीड टू कैलकुलेट द पर्टिकुलर एरिया. तो आप क्या कर लीजिए, 2-4 बूंद लेके उसको फैला लीजिए और माइक्रोस्कोप के नीचे देख लीजिए पर mm3 एरिया पे कितने RBCs आ रहे हैं, आप उनको गिन लीजिए. ठीक. और गिन कर अपने पर लीटर ऑफ ब्लड से कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ब्लड आपके पास, कितनी RBCs आपके पास हैं. पर mm3 एरिया पे वी हैव 5.5 मिलियन RBCs. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर. ठीक है. स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, ठीक है, देखो कैसी दिख रही है.
तुम लोग इसको पॉपिंस वाली चॉकलेट तो नहीं समझ रहे हो, एक्चुअली ये नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ये क्या है आपकी ब्लड वेसल है, जिसके अंदर ब्लड क्या है, बह रहा है। ब्लड के अंदर क्या होती है, आरबीसी, इट इज अ मैग्निफाइड वर्जन ऑफ द ब्लड वेसल, जिसके अंदर आरबीसीज बह रही हैं। डन। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ठीक, इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ठीक है, मैमल्स क्या होते हैं बच्चों, मैमल्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड होती है ताकि वो अपने यंग वंस को फीड करा सके। फीमेल एंड मेल बोथ हैव द मेमोरी ग्लैंड्स, बट इन द फीमेल्स मेमोरी ग्लैंड्स आर एक्टिव सो दैट द फीमेल ह्यूमन बीइंग कैन फीड देयर चाइल्ड और फीड देयर यंग वंस, ठीक है। सो दे आर बाइकॉनकेव, ठीक है, बाइकॉनकेव, ठीक, बाइकॉनकेव, ठीक। नाउ नेक्स्ट देखेंगे बाइकॉनकेव के बाद, सो दिस इज द मोस्ट ऑफ द मैमल्स, आरबीसी कैसी होती है, बाइकॉनकेव। उसके बाद इनमें किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, ठीक, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूं, कैमल और लामा, कैमल और लामा, ठीक, इन दोनों में ओवल शेप, इसमें क्या होती है, इनकी जो आरबीसी होती है वो होती है ओवल शेप की। किस शेप की होती है, ओवल शेप की होती है। डन, ओके, समझ में आई बात। तो आपकी कैसी है, बाइकॉनकेव शेप की, और इनकी कैसी होती है, ओवल शेप की आरबीसीज होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो यू हैव टू लर्न, ठीक है। सो आपकी कैसी होती है, बाइकॉनकेव शेप की आरबीसीज होती हैं, या चपटी डिस्क शेप भी इनको आप कह सकते हैं, बल्कि कैमल और लामा में कैसी होती है, ओवल शेप की पाई जाती है, ठीक, ओके। कोई दिक्कत इसमें, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसका मतलब ये है कि ये डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक बार अगर आपकी आरबीसीज बन गई बच्चों, तो ऐसा नहीं होगा कि उनका नंबर बढ़ता जाए, ठीक, क्योंकि अगर ऐसा होता तो खून की कमी जैसी कभी बीमारी होती ही नहीं शरीर में, ठीक है। तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक, समझ में आई बात, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग आप समझिए, इनके पास न्यूक्लियस ना होने के साथ साथ बॉडी का कोई सेल ऑर्गेनल भी नहीं होता। जैसे मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव द माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्स हैव लाइक लाइसोसोम, सेल्स हैव सो मेनी सेल ऑर्गेनल्स, ओके, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल हर सेल में होते हैं। पर आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए डिवाइड नहीं हो सकती, और आरबीसीज के पास कोई सेल ऑर्गेनल भी नहीं होता, क्योंकि उसको इनकी जरूरत ही नहीं है, मतलब उसको नहीं, इनको उसकी जरूरत ही नहीं है। तो इनको कभी भी सेल ऑर्गेनल की जरूरत है ही नहीं बेटा, समझ में आई बात, ओके। क्योंकि इनको एनर्जी नहीं स्टोर करना है, क्योंकि इनको डिवाइड नहीं होना है, क्योंकि इनको वेस्ट नहीं स्टोर करना है, इनको कुछ करना ही नहीं है, इसलिए इनके पास कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता। इनको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके ब्लड से लंग्स और लंग्स से ब्लड की ओर लेके जाना है। दैट इज वाई इनका सरफेस डिस्क शेप होता है। डिस्क शेप होने की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिससे ये मोर एंड मोर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर सकती हैं। अगर कोई अंत तंत्र से शेप होता तो अब वो बाइंड नहीं कर सकती, इसलिए इनका सरफेस कैसा होता है, डिस्क शेप का होता है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा गैसेस को बाइंड करके उनके डेफिनेट एरिया पे पहुंचा सके जहां पे उन्हें जाना है, ठीक है। नाउ सो ऑल द रेड ब्लड सेल लैक द न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल, so it helps providing more and more room for the hemoglobin. Very true concept, ठीक है। So they don't have any type of cell organelle, that is why they have enough space for the hemoglobin, that is why the RBC contains so much hemoglobin for the transportation of oxygen, ठीक है। तो इनके पास कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता बेटा, इसलिए इनके पास बहुत सारा स्पेस कमरे में बच गया है, जिसकी वजह से इनके पास बहुत सारा हीमोग्लोबिन है, ताकि वो बहुत सारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करवा सके, ठीक। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दे रेस्पायर एनारोबिकली, सो नॉट यूज अप एनी ऑक्सीजन दे कैरी। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो ये एनर्जी स्टोर नहीं कर सकती। साथ ही साथ हर सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए बेटा, हर सेल को, पर इनको नहीं चाहिए, इनको नहीं चाहिए है।
इसलिए जिस ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट कर रही हैं इसको कभी यूज़ ही नहीं करती, इसीलिए ये बिना अगर बॉडी में मान लीजिए अगर आप किसी पानी वाले एरिया में हैं वहाँ ऑक्सीजन नहीं आ रही है तो भी ये ट्रांसपोर्ट होती रहेंगी, ठीक है। रेड ब्लड सेल ऑल्सो कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। बताइए इसको हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, सोचो सोचो, अरे यार सोचो कहाँ पढ़ा यार, इतने होशियार बच्चों अपन लोगों ने पढ़ चुके हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ा है CO2 ट्रांसपोर्टेशन में। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं होगा देन CO2 विल नेवर बाइंड विद द H2O इन द RBC, ठीक है। सो हमेशा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन डिसॉल्व फॉर्म के अलावा आपके RBCs के थ्रू क्यों होता है? क्योंकि RBCs के पास एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा किस्म का एंजाइम होता है। इस एंजाइम को हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है? इट विल हेल्प्स इन द joining of the CO2 and H2O and it will make H2CO3. If the carbonic anhydrase is absent बेटा तो ये रिएक्शन होगी नहीं, CO2 will never goes into the lungs, CO2 बढ़ता जाएगा, एक दिन मर जाओगे, ठीक है, ओके। तो ये आपको समझ में आया ना? अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। फॉर्मेशन की बात करें हीमोग्लोबिन आरबीसी की, तो आरबीसी के फॉर्मेशन को अगर कहीं पे लिखा भी होगा मेरे ख्याल से, पर मैं आपको बता देती हूँ अगर नहीं लिखा है, आरबीसी के फॉर्मेशन को बच्चों हम लोग कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। आरबीसी के फॉर्मेशन को हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशन को हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ये बनता कहाँ है? इट इज फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, ठीक है। इट इज फॉर्मेशन नोन एज इरिथ्रोपोइसिस, ठीक। इट इज नॉट इरिथ्रोसाइट, इट इज द इरिथ्रोपोइसिस। डन, ओके। सो इट इज अकर इन द रेड बोन मैरो ऑफ द एडल्ट। मैडम बोन मैरो क्या होता है? चलो अब मेरी बात को सब लोग ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से कान खोल के खोपड़ी में घुसाएंगे अपनी ये बात, ठीक है। क्या है? बहुत सारी बोन्स या हर बोन, अगर मैं किसी बड़ी बोन के बारे में बात कर रही हूँ तो हर बोन के बीच में एक लिक्विड होता है। इस लिक्विड को हम लोग कहते हैं बोन मैरो। इस बोन मैरो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। समझ में आई बात? तो हर बोन के अंदर लिक्विड होता है, इस लिक्विड को हम कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। डन, ओके। तो इस बोन मैरो के अंदर क्या पाई जाती हैं? आरबीसीस बनती हैं। मैडम इसमें ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आरबीसी पाई गई? अब मेरी बात को समझना, हर सेल को बॉडी में बनाने के लिए उनकी मदर सेल उन्हें बचपन से ही मिली होती है, ठीक। उन्हें मदर सेल बचपन से ही मिली होती है, ओके। तो सारी जो मदर सेल्स होती हैं आरबीसी बनाने वाली वो बोन मैरो में ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दैट इज वाई वहां पर जितना इंफॉर्मेशन जो सब मिल रहा है वो सब बोन मैरो को ही मिलता है ताकि वो नई आरबीसीस बना सके, ठीक है। सो बोन मैरो कंटेन ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीस, ठीक है। देखिए अब, सो दिस इज द, सपोज दैट दिस इज द स्लाइड। ये स्लाइड हमें बता रही है कि आप अगर एक ब्लड को फैलाएं और देखें तो उसमें क्या क्या दिखेगा। डिस्क शेप की इरिथ्रोसाइट दिखेंगी, ऐसे बिना शेप अमीबा टाइप के दिखेंगे ल्यूकोसाइट जिन्हें WBC कहते हैं, जो इस बीच बीच में है वो प्लाज्मा है, और ये जो येलो येलो दिख रहा है इट इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब देखिए फंक्शंस, ठीक। हीमोग्लोबिन बहुत सारा पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, भर भर के पढ़ाया, ठीक, इजंट इट। मैंने कितना सारा आपको हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया ना। दैट इज वाई मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाने से पहले या आपका जो भी ये चैप्टर है उसको पढ़ाने से पहले मैंने आपको रेस्पिरेशन के में पूरा हीमोग्लोबिन अच्छे से पढ़ाया ताकि मुझे यहाँ बाद में बोलने की जरूरत ना पड़े। हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामेरिक प्रोटीन, इजंट इट। हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम प्लस ग्लोबिन. Heme contain iron. Globin is a protein, isn't it? So hemoglobin is made up of two types of word. One is the heme and second is the globin. Heme contain iron which is the centrally placed. पढ़ाया. आयरन किस फॉर्म में होता है? फेरस फॉर्म में होता है. अब मैडम अगर फेरिक फॉर्म में हो गया तो क्या होगा? अगर फेरिक फॉर्म में आपका आयरन आ जाता है,
अगर फेरिक फॉर्म में आपका आयरन आ जाता है तो इट विल ब्रेक डाउन द हीमोग्लोबिन, then the hemoglobin will converted into the methemoglobin, which is also called as methemoglobin. This is the additional information, nothing new in it. तो अगर आपका हीमोग्लोबिन में आयरन फेरस फॉर्म की जगह फेरिक फॉर्म में आ जाता है तो वो हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन कर देता है और आपका हीमोग्लोबिन विल कन्वर्टेड इनटू द मेथ हीमोग्लोबिन या मिथाइमोग्लोबिन। नाउ हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने आपको बहुत सारा कुछ पढ़ाया है, प्लीज वो वीडियो आप अच्छे से देखना। सो हीमोग्लोबिन जो कि आपके आरबीसी में पाया जाता है, इट प्लेज एन वेरी सिग्निफिकेंट रोल बच्चों, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। क्या क्या रोल प्ले करता है? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, हम सब जानते हैं ना, कितना पढ़ा हम लोगों ने इसके बारे में। RBC also transported the CO2 to lungs and it also transported the oxygen from lungs to the tissue, ठीक है। So it is a tetrameric protein, सारा ऑक्सीजन देखो बाइंड कर लिया है, अब ऑक्सीजन को छोड़ते जा रहे हो, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेते जा रहे हैं। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपकी मैं बोल क्या रही हूँ। टेट्रामेरिक प्रोटीन ऑक्सीजन को सब बाइंड किया, RBC निकली, सारा ऑक्सीजन देते जा रही है और देखो यहाँ से रेड से यहाँ पर्पल होते जा रही है, क्योंकि जब ऑक्सीजन ले रही हैं तो वो रेड रहेंगी, पर जब वो ऑक्सीजन टिश्यू को देंगी और बदले में CO2 लेंगी तो इट विल कन्वर्टेड फ्रॉम रेड टू द ब्लू। तो रेड टू द ब्लू ऑक्सीजन डिस्पोज करती जा रही हैं, निकालती जा रही हैं टिश्यूज को, बदले में टिश्यूज से क्या लेते जा रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कन्वर्टेड फ्रॉम रेड टू द पर्पल कलर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग देखिए, ये समझ गए? चलिए अब देखिए, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? नहीं जानते होगे, चलो देखते हैं। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को या आरबीसीज के, एक्चुअली ब्लड में हर सेल के फॉर्मेशन को, ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन को हम कहते हैं हीमोपोइसिस। क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। तो मैडम अगर आरबीसी बना रहे हैं तो क्या कहेंगे बताइए? आरबीसी बना रहे हैं तो इसे कहेंगे इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहेंगे? इरिथ्रोपोइसिस। WBC बना रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? बताओ मुझे, क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ल्यूकोपोइसिस, ठीक। अगर हम क्या बना रहे हैं? प्लेटलेट बना रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे बताइए? हम इसे कहेंगे थ्रोम्बोपोइसिस। ओके, हम इसे क्या कहेंगे? थ्रोम्बोपोइसिस। So we have 3 types of cells in the blood. One is the RBC and the formation of it called as erythropoiesis. If I am talking about the WBC, then the formation of it called as leukopoiesis. And if I am talking about the platelets, then the formation of it is called as thrombopoiesis. तो thrombopoiesis का मतलब ही यही होता है कि आपको प्लेटलेट्स बनानी है ताकि ब्लड जो है अगर बाहर निकले तो वो क्लॉट हो सके बिल्कुल आसानी से। सो अगर इन तीनों टाइप की सेल्स बन रही हैं आपके ब्लड में, देन इट इज कॉल्ड एज हीमोपोइसिस। सो ब्लड का फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज हीमोपोइसिस एंड पर्टिकुलरली इन तीनों टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन इज दिस, ठीक है। ओके, अब अगर आपकी बॉडी में, अच्छा हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? नॉर्मली हम ये मानते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, जल्दी बताएंगे सब लोग। मेल और फीमेल में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? बोलेंगे मेल में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? मेल में हीमोग्लोबिन होना चाहिए 13 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर मतलब 100 ml ऑफ ब्लड। फीमेल में कितना होना चाहिए? बोलिए, जल्दी बोलिए। फीमेल में होना चाहिए 11 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर दोनों में से इस लेवल में कमी आ जाती है, ठीक है, दोनों में अगर इस लेवल में कमी आ जाती है, देन यू पीपल सफर फ्रॉम द एनीमिया। एनीमिया डिफरेंट टाइप की हो सकती है। कैरिंग माय पॉइंट कि एनीमिया जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। जैसे कि बहुत सारी एनीमिया होती हैं जो कि न्यूट्रिशनल एनीमिया कहलाती हैं, ठीक है। ओके, तो न्यूट्रिशनल एनीमिया क्या होती हैं कि अगर आप भोजन अच्छे से नहीं करते, अगर आपके खाने में, जैसे अगर मैं बात करूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशनल एनीमिया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ, देखिए पहली टाइप की कौन सी होती है? न्यूट्रिशनल एनीमिया, ठीक है। न्यूट्रिशनल एनीमिया में क्या होता है? अगर आयरन की कमी हो जाए, ठीक। आयरन की कमी कब होती है? जब हम लोग अच्छे से खाना पीना नहीं खाते। हम जो है बहुत ही बदमाश लोग हैं, हमें खाना पीना बिल्कुल खाना पसंद नहीं है। हम वही सब खाते हैं जो बिल्कुल ही हेल्थ की धज्जियाँ उड़ा देता है, जैसे हम बर्गर, पिज्ज़ा, डोसा, मोसा ये सब खाते रहते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। अगर आपके डेली इनटेक में अगर आयरन नहीं है तो इट विल नॉट फॉर्म द हीमोग्लोबिन।
अगर आपकी हीमोग्लोबिन नहीं बनेंगी तो आपकी आरबीसी खाली रह जाएंगी। इट इज कॉल्ड एज घोस्ट आरबीसी, ये याद रखना, ठीक है। तो ये याद रखना कि आपकी न्यूट्रिशनल एनीमिया अगर आयरन से कमी हो जाए, तो एनी टाइप ऑफ कंडीशन जिसमें आपका आयरन कम हो जाए या हीमोग्लोबिन कम हो जाए, आरबीसी फटने लगे, तो इट इज कॉल्ड, इससे क्या हो जाता है आपकी बॉडी में एनीमिया, ठीक है। तो क्या हो जाए, लो हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल काउंट कम हो जाए, ठीक है। नाउ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इज द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये मैंने, इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशनल एनीमिया। इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है आयरन की, जिससे हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। एक और टाइप की एनीमिया है जिसे आप कहते हैं परनीशियस एनीमिया। अगर आपके खाने में परफेक्ट अमाउंट ऑफ विटामिन B12 नहीं है तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से, ठीक समझिएगा बात को, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 नहीं जा रहा है, जो कि जनरली जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं ना, उनकी बॉडी में नहीं जा पाता, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली वेजिटेरियन लोगों की जरूरत नहीं, तो सप्लीमेंट्स बहुत सारे लोग रहते हैं, पर बहुत सारे दाल वाल में बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों, ठीक है। तो विटामिन B12 की ज़रूरत हमेशा आपको शरीर में बनी रहती है। जो लोग भी शाकाहारी होते हैं उनके में विटामिन B12 की कमी होती है, इसलिए परनीशियस एनीमिया हो जाती है। तो क्या मैडम मांस खाना शुरू कर दे? अरे नहीं, तो फिर खाइए, आप नट्स खाइए, तो फिर आप चना खाइए, मूंग खाइए, मटर खाइए, मूंगफली खाइए, दाल खाइए, इन सब में विटामिन B12 अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थिंग। अच्छा, जैसे कि मलेरिया, मैं आपको एक और एनीमिया की बात हम कर रहे हैं तो मैं एक और चीज़ आपको बता दूं। मलेरिया के बाद भी लोगों को जनरली एनीमिया हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें आरबीसीज फटती हैं। तो मलेरिया में जो होती हैं, जो प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, वो आरबीसी फाड़ देता है, तो जिसकी वजह से तब भी आपको एनीमिया हो सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनीमिया। डन। नाउ नेक्स्ट थिंग, सो दिस इज द टू हैंड्स ऑफ वन इज द हेल्दी मैन, जिसको देखो हाथ एकदम लाल रहता है, और इसको देखो एकदम हाथ पेल पड़ गया है, पूरा वाइट पड़ गया है। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द एनीमिया। नॉर्मली 1 mm क्यूब पर, या हम ये माने 1 स्लाइड पे इतने आरबीसी दिखते हैं, पर अगर आपको एनीमिया है तो सिर्फ इतने आरबीसी दिखेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमको पढ़नी है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई, कि एक होती है हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बताई न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया खाने में आयरन कम होगा, इसकी वजह से होता है। एक होती है परनीशियस एनीमिया, खाने में विटामिन B12 कम होगा तो होगी। एक होती है हीमोलिटिक एनीमिया, मैंने वो भी आपको बताई कि जब आपको मलेरिया हो जाता है तो आपकी आरबीसीज फटने लगती हैं, तो उसका हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है और फिर वो किसी काम की नहीं होती है और फिर भी आपको एनीमिया हो जाता है। इट इज कॉल्ड एज हीमोलिटिक एनीमिया। डन। अब देखिए ध्यान से कि हीमोलिटिक एनीमिया, जो कि मैंने आपको बताया, इट इज कॉज्ड आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड मलेरिया, ठीक है। उसके बाद एक होती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक टाइप की एनीमिया ही है, पर नॉर्मली ये खाने पीने की वजह से नहीं होती। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि एज वी नो दैट द अल्फा एंड बीटा चेन होती है हमारे हीमोग्लोबिन में। अब इसमें क्या होता है कि आपकी अल्फा और बीटा चेन हीमोग्लोबिन की नहीं बन पाती, जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन ही सही नहीं बनेगा, तो आरबीसी होगी भी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो थैलेसीमिया क्या होता है? इट इज अ क्रोमोसोम नंबर 16 जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या हो जाता है? डिफेक्ट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, सो द आरबीसी साइज इज रिड्यूस। व्हाई द साइज ऑफ आरबीसी इज रिड्यूस? बिकॉज द पॉलीपेप्टाइड चेन और द हीमोग्लोबिन, जो कि 4 चेनों से मिलकर बना होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा हमने पहले पढ़ रखा है। तो अगर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन अच्छे से बनेंगे ही नहीं, तो हीमोग्लोबिन अच्छे से बनेगा ही नहीं, तो आपकी आरबीसी ढंग से नहीं बनेंगी, और आपका हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आपको उन आरबीसी का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो आपके ऑक्सीजन को पकड़ ही नहीं पाएंगी। दिस इज कॉल्ड एज थैलेसीमिया, ठीक है। सो वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ एनीमिया। एक तो माइक्रोसिस्टिक एनीमिया भी होती है, बहुत सारे टाइप की, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ये जाननी है कि एवरेज लाइफ स्पैन आरबीसी का कहाँ होता है, कितना होता है? 120 डेज। फॉर्मेशन कहाँ है? ये मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन कहाँ है आरबीसी का? फॉर्मेशन है बोन मैरो में। कहाँ है? बोन मैरो में। पर जितनी भी आरबीसी होती हैं वो सब जाती कहाँ पर है? स्प्लीन में। कहाँ जाती हैं? स्प्लीन में। सो स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। इट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब ही होता है कब्रिस्तान, ठीक। सो इट इज द कब्रिस्तान ऑफ द आरबीसी। जितनी भी आरबीसीज होती हैं वो सब कहाँ जाती हैं? ग्रेवयार्ड में जाती हैं, स्प्लीन में जाती हैं। देन वो क्या करती हैं? हीमोग्लोबिन को रिलीज कर देती हैं आरबीसी को। देन जो हीमोग्लोबिन होता है वो फिर से नई आरबीसीज में जाने के लिए तैयार रहता है। तो बचपन में आपकी आरबीसी जो होती हैं वो लीवर में बनती हैं,
ठीक। लीवर के बाद जब आप थोड़े बड़े होते हैं देन द आरबीसी विल फॉर्म्ड इनटू द बोन मैरो। जब आप और बड़े होते हैं तो भी बोन मैरो में ही बनती है, ठीक है। तो आरबीसी बचपन में लीवर में बनेगी, ये चीज अपने को याद रखना है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन टू। तो ये याद रखना कि आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीसी कहाँ कहाँ बन सकती है। तो आरबीसी बनती हैं लीवर में इन द बचपन, ठीक है, जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज पर रहते हैं, एम्ब्रियो नॉट बचपन, इवन एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो आरबीसीज बनेंगी लीवर में इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, पर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इट विल शिफ्ट इनटू द बोन मैरो। अब आपकी आरबीसीज कहाँ बनने लगी हैं? बोन मैरो के अंदर बनने लगी, विच इज द लिक्विड इनसाइड द बिग बोन्स। डन। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं कह रही हूं। जब आरबीसीज का काम हो गया आफ्टर 120 days, then it will goes where? It will goes to the spleen. Then it will release the hemoglobin. Heme will detach from the globin part. उसके बाद पूरी तरीके से जो आपका आयरन होता है हीम का वो स्टोर रहता है हीम के पास। अब अगेन जब आप हीमोग्लोबिन बोन मैरो में बनाएंगे देन ये जो आयरन स्प्लीन का रहता है वो जाके बोन मैरो में हीमोग्लोबिन, नया हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। तो मैडम आयरन की कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि आपके पास पहले से ही इतने हीमोग्लोबिन नहीं थे कि उतना आयरन रिलीज कर सकें, ठीक है। तो आयरन जो आपका स्टोर किया हुआ है वो फिर से हीमोग्लोबिन बनाने में यूज हो जाता है। और बहुत सारा आयरन फीमेल्स की बॉडी में ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनमें हमेशा आरबीसीज कम होती हैं और हीमोग्लोबिन भी कम होता है। नाउ अगर आपको कमी हो गई तब तो है भैया एनीमिया, और ज्यादा हो गया उसके लिए भी तो कुछ गड़बड़ी है ना। इट इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया में आरबीसी का नंबर भी बढ़ जाता है और आरबीसी का साइज भी बढ़ सकता है। नॉर्मल साइज ऑफ द ह्यूमन आरबीसी इज द 7.2 m। अब मेरी बात को ध्यान समझना, अगर किसी पेशेंट को बीमारी हो जाए, ठीक है, पेशेंट है तो ऑब्वियसली बीमारी तो होगी ही, तो अब आपको ये समझना है कि अगर कोई बीमार है तो उसका जो आरबीसी होता है उसमें लीक होने लगता है। अब आरबीसी लीक होकर जितना भी मटेरियल है अंदर, जितना भी मटेरियल है जो कि हीमोग्लोबिन है, वो लीक आउट होकर क्या हो जाती है? बाहर आने लगती है। और बाहर होने के बाद हीमोग्लोबिन निकल गया तो आरबीसी का कोई काम ही नहीं बचा। तो इन घोस्ट आरबीसी को हम शैडो आरबीसी भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि दिखती तो ये आरबीसी जैसी है पर ये आरबीसी है नहीं, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। बीमारी हो गई तो आरबीसी में छोटा सा पोर बन गया और हीमोग्लोबिन लीक आउट हो गया, तो ये आरबीसी अब किसी भी काम की नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हीमोग्लोबिन। कितनी मात्रा, क्या बीमारी, कैसे क्या हुई, सारी चीजें मैंने आपको बताई। आई होप कि ये आपको अच्छी तरीके से दिमाग में घुस गया होगा, खोपड़ी में स्टोर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो बार बार आप वीडियोस को देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है ये। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।